हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। भगवान ने एक बहुत ही सुंदर देश बनाया भारत, और उसमें गंगा जमुनी तहजीब दी, पवित्र नदियां दी, सुंदर पहाड़ दिए। एक परी ने उनसे बोला कि भगवान, आप इस देश की तरफ कुछ ज़्यादा ही बायस नहीं हो रहे हैं? तो भगवान ने कहा, रुक जाओ, मुझे इसके पड़ोसी देश बनाने दो, तब बोलना। ये कहानी कहीं सुनी थी मैंने। एंड देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया, जहाँ तक पड़ोसियों का सवाल है, बहुत अनलकी रहा है। पाकिस्तान, मैं उसे इंडिया का जुड़वा भाई कहूँ या सौतेला भाई कहूँ या कुछ भी कहूँ, वो हमेशा इंडिया से जलता रहा है और इंडिया में इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश हमेशा से करता रहा है। मालदीव्स में इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा है। नेपाल इज़ अनस्टेबल एंड वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट हमेशा ही रहा है। 14 साल में 16 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रूल है। म्यांमार में मिलिट्री हुंता है। चाइना इज़ अनडेमोक्रेटिक एक्सपेंशन स्टेट। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है। एंड बांग्लादेश भी इस समय बहुत गहरी पॉलिटिकल टर्मोइल में है। जो प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं बांग्लादेश के स्ट्रीट्स पे, दे आर वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। इट्स अ केओस एंड इंडिया के लिए चैलेंजेस लेके आएगा। शेख हसीना अ कॉन्ट्रडिक्शन। वो शेख मुजिबुर रहमान की बेटी हैं, जिनको बंगबंधु कहा जाता है, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। उस बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की बेटी शेख हसीना कभी डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ती थी, कभी वो डेमोक्रेटिक आइकॉन थी। एक ज़माना था जब उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के फोरफ्रंट पे खड़ी थी, सबसे आगे खड़ी थी बांग्लादेश में मिलिट्री रूल को ओवरटर्न करने के लिए, और आज खुद एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का शिकार हो गई हैं और सत्ता से निकाल दी गई हैं। एक ज़माना था जब 1980 में एंड 2007 में जब शेख हसीना की बांग्लादेश में घर वापसी हुई थी, तो सड़कें भरी हुई थी उनको वेलकम करने के लिए। आज फिर सड़कें भरी हुई हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो शेख हसीना की वापसी नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सत्ता से निकासित कर दी गई हैं, इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो शेख हसीना जिन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए, आज खुद एक डिक्टेटर बन गई हैं एंड इंडिया में रेफ्यूजी बनी हुई हैं। वो शेख हसीना जो अभी जून 2024 में आई थी, तो स्टेट गेस्ट थी, उनको एक बहुत ही सेरेमोनियल वेलकम मिला था। आज उनका फ्यूचर अधर में है, वो इंडिया में रेफ्यूजी के तौर पे हैं, लेकिन इंडिया की कोई ऑफिशियल रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। इट्स ऑल वेरी एडहॉक। लंदन में उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है। बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा रहेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस समय तो हर सेकंड कुछ ना कुछ नया हो रहा है। कुछ दिन पहले शेख हसीना के बेटे ने कहा था कि दे डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद बांग्लादेश, दैट शेख हसीना इज़ हर्ट, कि जिन लोगों के लिए शेख हसीना ने इतना कुछ किया वो आज उनके खिलाफ हो गए हैं। और आज उनके बेटे कह रहे हैं कि बांग्लादेश को वो लोग अबैंडन नहीं कर सकते, जिस तरह की बांग्लादेश की स्थिति हो गई है। सुनने में आ रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटना चाह रही हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी शेख हसीना ने कि जो बांग्लादेश में टर्मोइल है उसके पीछे यूएस का हाथ है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर रनिंग अमोक। चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, यूएसए का हाथ है। इस समय क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, इस पे सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक केयरटेकर गवर्नमेंट स्थापित कर दी गई है, जिसको मोहम्मद यूनुस हेड कर रहे हैं। ही इज़ अ नोबल लॉरिएट। जो स्टूडेंट लीडर हैं नाहिद इस्लाम, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनको मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, और इस समय तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि मिलिट्री इज़ गोइंग टू ऑनर देयर विश कि उनको मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, दैट दे विल गेट अ सिविलियन गवर्नमेंट। एक पीसफुल इलेक्शन होगा और एंड दे विल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। इस समय जब बांग्लादेश के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट आज भी क्या हो रहा है, 1 घंटे बाद क्या होगा, इसमें ये भी कहना मुश्किल है। ऐसे में एक बार बांग्लादेश के अतीत पे नज़र डालते हैं। ये जो प्रोटेस्ट सड़कों पे हुए, व्हाट led to this, what brought Bangladesh to this point? वो शेख हसीना जो क्या हुआ उनको, that now she is not in power. She was very firmly in power until she wasn't. What happened? Well, immediate trigger तो जॉब कोटास को कहा जा रहा है कि जॉब कोटास
जो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए जॉब कोटास दिया जा रहा था, एंड वहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है वो वैसे ही बहुत कम है। गवर्नमेंट कोटास 56% पे ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, एंड जो कोटा पॉलिटिक्स है इन बांग्लादेश में बहुत बुरी तरीके से वेपनाइज की जा चुकी है। इस बात के लिए ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, एंड द वे शेख हसीना हैंडल्ड इट प्रूव टू बी डिजास्ट्रस। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को रज़ाकर्स बोला, जिसका मीनिंग है वॉलंटियर्स। वो लोग जब 1971 के लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें तो जो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे उनको रज़ाकर कहा जा रहा था। तो बेसिकली इन प्रोटेस्टर्स को शेख हसीना ने ट्रेटर्स क्लेम कर दिया। इस बात पे लोग नाराज़ हो गए थे, लेकिन ये बात सही है कि ये ऐसी चीज़ें एक दिन में नहीं होती। ये प्रोटेस्ट इज़ एन इमीडिएट ट्रिगर। ये लेकिन अंडरनीथ ये बहुत पहले से बॉयल हो रहा था। पहली गलती शेख हसीना की ये थी कि शी कुड नॉट क्रिएट अ पीसफुल पॉलिटी। बांग्लादेश में ऑपोजिशन में होने का मतलब ये है कि आपको टारगेट किया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा, आपको हाउस अरेस्ट पे रखा जाएगा, आप पे असैसिनेशन टारगेट्स होंगे। शेख हसीना पे खुद 19 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। एंड जब शेख हसीना पावर में आई उन्होंने ये ट्रेडिशन ऑफ टारगेटिंग द ऑपोजिशन कंटिन्यू रखा। शेख हसीना ने वो डेमोक्रेटिक स्पेस जिसमें ऑपोजिशन को अपनी आवाज़ रखने की, अपनी व्यू रखने की जगह मिले, स्पेस मिले, ऑपोजिशन के लिए पीसफुल स्पेस शेख हसीना क्रिएट करने में अनसक्सेसफुल रही। वो जब ऑपोजिशन में थी शेख हसीना, उनको टारगेट किया गया, एंड व्हेन शी केम टू पावर शी टारगेटेड द ऑपोजिशन लीडर्स। 10,000 ऑपोजिशन लीडर्स जेल में हैं। सारे के सारे वॉलेंट थे? नहीं, इट वॉज जस्ट अ टैक्टिक टू पुट ऑपोजिशन इन इट्स प्लेस। ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करना एक बात होती है, अपना दुश्मन करार कर देना दूसरी बात होती है। ये बांग्लादेश में इस चीज़ के लिए बांग्लादेश के हर लीडर पे इल्ज़ाम लग सकता है कि उन्होंने एक हेल्दी ऑपोजिशन को ग्रो करने का स्पेस नहीं दिया, एंड शेख हसीना वॉज अ कॉम्प्लिसिट इन इट। जिस डेमोक्रेसी के लिए वो लड़ते आई, उस डेमोक्रेसी में जब वो पावर में आई उन्होंने उस डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। 2008 में जब वो पावर में आई वो पावर में बनी रही। 2024 में जनवरी में जब इलेक्शन हुआ तो ऑपोजिशन लीडर्स चाहते थे कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट प्लेस में हो और वो इलेक्शन करवाए, लेकिन शेख हसीना ने ऐसा ये डिमांड नहीं मानी। ऑपोजिशन ने इलेक्शंस को बायकॉट किया, एंड ऑफ कोर्स जिस इलेक्शन में ऑपोजिशन हो ही नहीं, जीतना तो उसमें रूलिंग पार्टी को ही था। शेख हसीना फिर से जीत गई। दूसरी प्रॉब्लम थी इकॉनमी। वो इकॉनमी जिसके लिए शेख हसीना की काफ़ी तारीफ होती है कि उन्होंने बांग्लादेश का टर्न अराउंड लाया, लीस्ट डेवलप्ड इकॉनमी से एक डेवलपिंग इकॉनमी बनाया। एक राइजिंग एशियन टाइगर शेख हसीना ने बनाया। लेकिन वही चीज़ शेख हसीना की डाउनफॉल का कारण भी रही, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोस्टली एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट थी, वो थी गारमेंट इंडस्ट्री। एंड कोरोना वायरस के टाइम पे दिस इंडस्ट्री टुक अ हिट। बाकी जो सक्सेस गारमेंट इंडस्ट्री की थी वो शेख हसीना बाकी इंडस्ट्रीज़ में रेप्लिकेट नहीं कर पाई, एंड देयर वाज टू मच ऑफ प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इन्फ्लेशन वाज स्काई हाई, कुछ 9.5% था। फॉरेन रिजर्व घट गया था, एंड फॉरेन डेट ऑलमोस्ट डबल्ड। इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही थी। ऐसे में रिजर्वेशन अनाउंस करना जहाँ पे ऑलरेडी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स पहले से कम हैं, जैसे कि मैंने कहा रिजर्वेशन बांग्लादेश में वेपनाइज हो चुका है। लोगों को ये लगता है कि शेख हसीना उन लोगों को यूज़ कर रही हैं रिजर्वेशन एज अ पॉलिटिकल वेपन, क्योंकि जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स थे, एंड मोस्टली शेख हसीना के सिंपथाइजर्स हैं। ऑल्सो जो लोग जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सक्सेस थी गवर्नमेंट इंडस्ट्री की वो बाकी इंडस्ट्री में, बाकी जगहों पे, बाकी एरियाज़ में रेप्लिकेट नहीं हो पाई, और हर कोई वो यूथ स्पेशली जो पढ़ लिख गया था वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाह रहा था। वो प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब्स या वाइट कॉलर जॉब्स चाह रहा था, जिसकी बांग्लादेश में भारी मात्रा में कमी है। ये दोनों फैक्टर्स मिलके
बांग्लादेश की शेख हसीना के डाउनफॉल का कारण बने। एंड द इमीडिएट ट्रिगर वाज ऑफ कोर्स द जॉब कोटा एंड द स्टूडेंट प्रोटेस्ट। जहां तक बात इंडिया की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। हाल लेकिन इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड इवन इफ इट वाज नॉट ग्लोबलाइज्ड, पड़ोस में क्या हो रहा है ये बात हमेशा एक कंट्री के कंसर्न के लिए रहती है। इस इंडिया पे इल्जाम लगता है कि वो शेख हसीना की काफी क्लोज एलाई थी, पर ये सच ये है कि इंडिया शेख हसीना की एलाई नहीं थी। इंडिया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की एलाई थी और आज की तारीख में शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इंडिया की टॉप प्रायोरिटी है जो नई गवर्नमेंट वहाँ बनने वाली है उससे अच्छे संबंध बनाना, ये इंश्योर करना कि जो नई गवर्नमेंट होगी वो स्टेबल हो और एंटी इंडिया ना हो। उनको बांग्लादेश के हिंदूज़ की सेफ्टी की कंसर्न होगी और वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनकी कंसर्न होगी। ये लोग इंडिया की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट टॉप करते हैं। हालांकि फ़िलहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इतना ज़्यादा अभी कुछ ऐसा, इतनी हालत नहीं ख़राब हुई है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट कराना पड़े। लेकिन ये बात सच है कि अगर हम भले ये नहीं कह सकते कि एथनिक क्लेंजिंग बांग्लादेश में हो रही है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ आर बीइंग टारगेटेड इन बांग्लादेश, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेफ देयर, इवन इफ़ वी कैन नॉट कॉल इट अ मैसेकर। तो ऐसे में सिचुएशन पर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इंडिया की प्रायोरिटी होंगी रादर देन शेख हसीना। शी इज़ मोर ऑफ अ पोलिटिकल लायबिलिटी एज ऑफ नाउ। वो उनका इंडिया में रहना फ्यूचर गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिश्ते में रुकावट बन सकती है। एंड नो मैटर हाउ क्रूड इट साउंड्स, बट फैक्ट यही है कि हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के चलता है। इस समय इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में शेख हसीना का दोस्त दिखना बहुत पॉजिटिव नहीं काम आएगा, क्योंकि दैट विल लीड टू एनिमोसिटी विद द फ्यूचर डिस्पेंसेशन ऑफ बांग्लादेश। हमारे यहाँ वैसे भी कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है नहीं, तो शेख हसीना के साथ कैसे डील किया जाए इसका कोई क्लियर रोड मैप है नहीं। डार्क नाइट का एक कोट है, यू एदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। शेख हसीना 76 साल की हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो बहुत लंबा जी ली हैं, लेकिन वो विलन नंबर 1 बांग्लादेश की जनता की नज़रों में बन गई हैं। उनके पिता जो कि असैसिनेट कर दिए गए थे, वो भी उस समय भी विलन बन गए थे, इसीलिए असैसिनेट हुए। और आज भी कहीं ना कहीं इन प्रोटेस्ट में उनके खिलाफ गुस्सा है, नहीं जो कि दिख रहा है, द वे हिज स्टैचू इज बी म्यूटिलेटेड। क्या शेख हसीना को पावर से निकाल देना बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स का हल होगा? क्या ये ट्रांजिशन पीसफुल हो सकता था? क्या इस केओस में शेख हसीना का कंट्रीब्यूशन है? अगर उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज़ की बात मान ली होती और जो जनवरी 2024 का इलेक्शन है वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने करवाया होता, क्या अगर ऑपोजिशन ने इस इलेक्शन को बायकॉट नहीं किया होता तो क्या होता? यही सिचुएशन होती या बांग्लादेश ने एक पीसफुल ट्रांजिशन देखा होता? ये तो अब कहा नहीं जा सकता। इट इज़ ऑल और व्हाट इज़ ऑफ हिस्ट्री, एंड फ्यूचर का क्या है वो भी अभी तक टर्मोइल में है। क्या होगा ये देखना बाकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पे इस वीडियो पे अपनी कमेंट ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।